बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही पॉपुलर और फेमस पोइम द रोड नॉट टेकन, इस पोइम को डिस्कस करने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि ये पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सिग्नेचर पोइम है और ये इसकी मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइम है। ठीक है, द रोड नॉट टेकन ये पोइम टफ चॉइसेस जो हम सब अपनी लाइफ में लेते हैं इस थीम को डिस्कस करती है, इस आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टफ चॉइसेस लेते हैं, जैसे कि हम अपने कैरियर को चूज़ करते हैं, हमने कौन सी डिग्री करनी है हम उसको चूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हम डिसीजन लेते हैं। इसी तरीके से हमने क्या पार्टनर अपनी लाइफ में बनाना है, हम उन सब चीज़ों के लिए डिसीजंस लेते हैं। और ये वो टफ चॉइसेस होती हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये पोइम इन्हीं टफ चॉइसेस के आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है और इसी को डिस्कस करती है कि किस तरह से जो टफ चॉइसेस हम अपनी लाइफ में लेते हैं, जो डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते हैं, किस तरह वो एक इंसान को अफेक्ट करती हैं। हम डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि आज हमने क्या खाना है, आज हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, आज हमने कब सोना है, हम लोगों ने आज के दिन पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। ये सब हम डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते हैं और डेली बेसिस पे हम इन्हीं डिसीजंस की बेस के ऊपर ये हमारी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पोएम इन्हीं सब डिसीजंस को जो हम अपनी लाइफ में लेती हैं, ख़ास तौर पे जो टफ डिसीजंस होते हैं, जो टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने कहा कि कौन सा डिग्री चूज़ करनी है, कौन सा कैरियर चूज़ करना है, लाइफ पार्टनर कौन सा चूज़ करने हैं, तो ये डिसीजंस किसी की भी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये पोइम इन्हीं सब आइडियाज़ को डिस्कस करती है। ये पोइम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट इट हैज़ अ वेरी डीप मैसेज। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, ठीक है, इसको फील करें, तो आपको पता चलेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितनी खूबसूरती से एक कितना प्यारा मैसेज इस पोइम में हमें दिया है। ये था इस पोइम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेकिन इस पोइम को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करूँगी, क्योंकि अगर हम इस पोइम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको देखें। क्योंकि जब मैं इस पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस करूँगी तो मैं थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ के बारे में बात करूँगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं स्टार्ट में थोड़ा सा इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो 1874 में पैदा हुए थे और 1963 में इनकी डेथ हुई थी। ये बोस्टन मैसाचुसेट्स में पैदा हुए थे, जो कि अमेरिका में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी हाफ लाइफ अमेरिका में स्पेंड की और उसके बाद हाफ लाइफ इंग्लैंड में स्पेंड की। जो लाइफ टेन्योर इनका अमेरिका में था ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस की फाइनेंशियली भी। क्योंकि कोई भी पब्लिशर इनकी वर्क्स को, इनकी पोइट्री को पब्लिश ही नहीं करता था। ये बहुत ज़्यादा पब्लिशर्स के पास जाते थे अपनी पोइट्री लेके, कोई भी पब्लिशर इनकी पोइट्री को पब्लिश नहीं करता था। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि ये इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फाइनेंशियल इश्यूज, ये इन्होंने मल्टीपल जॉब्स भी करते थे। ये एक टीचर भी थे, हेडमास्टर भी थे। ठीक है, उसके बाद एक ही साथ ये फॉर्म में भी काम करते थे। इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फाइनेंशियल इश्यूज, तो ये पार्ट टाइम फॉर्म के ऊपर भी जॉब करते थे और इसके साथ साथ एक स्कूल हेडमास्टर भी थे। ठीक है, तो जिस फॉर्म के ऊपर ये काम करते थे उसके ऑनर की डेथ हो गई, तो उन ऑनर की डेथ के बाद उसका जो फॉर्म है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिल गया। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद उस फॉर्म को सेल किया, अपना सब कुछ सेल करके अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड के लिए चले गए। ठीक है, तो जब ये इंग्लैंड में पहुंचे वहाँ पे इन्होंने अपनी पोइट्री लिखी और वहाँ पे इन्होंने पब्लिशर्स को दी और उन्होंने इनकी पोइट्री को पब्लिश किया। और फिर इंग्लैंड में इनको बहुत ही ज़्यादा रिकग्निशन मिली, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और ये पॉपुलर अमेरिकन पोइट भी बन गए। ठीक है, वहाँ पे सब जो इंग्लैंड में लोग थे वो इनको अमेरिकन पोइट
कहते थे, जो कि इंग्लैंड में आके फेमस हुआ। इसी तरीके से जब सब लोग इनके बारे में बात करते थे, इसी तरह से अमेरिका में भी इनके बारे में बातें होने लगी कि इस तरीके से अमेरिकन एक पोइट है जो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड जाके बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी अमेरिका में बढ़ गई इनको लेकर। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जब वो स्टार्ट हुई तो ये वापस अमेरिका आए, तो वहाँ पे फिर लोगों ने इनका बहुत ही बड़ी तादाद में इनका वेलकम किया, इनको अमेरिका में भी रिकॉग्निशन मिली, ये बहुत ज़्यादा उधर भी फेमस पॉपुलर हो गए। ठीक है, तो ये इनकी एक बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ थी। इसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा नोबेल प्राइजेस भी मिले। इनको 4 टोटल नोबेल प्राइजेस मिले थे, जबकि बाकी जितने भी पोएट्स हैं उनको मुश्किल से 1 नोबेल प्राइज़ मिलता है। लेकिन ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही ज़्यादा कामयाबी थी कि इनको 4 नोबेल प्राइजेस मिले। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री, जो कि इस पोएम की रिक्वायरमेंट थी कि इसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोएम। मूविंग टू दिस पोएम, अब हम फॉर्मली इस पोएम को डिस्कस करते हैं। मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी। ठीक है, यानी कि पहले लाइन बाय लाइन मैं इसकी समरी दूंगी, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ में इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करूंगी जहां रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि देन एकदम से सारा क्रिटिकल एनालिसिस में एक एक चीज़ को कवर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इसकी समरी में भी थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करती जाऊंगी। तो स्टैंजा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ओके, तो फर्स्ट लाइन में कहता है 2 roads diverged in a yellow wood. राइटर जो पोइट है इस पोएम का, वो कहाँ पे, एक जंगल में गया है जहाँ पे येलो लीव्स हैं। यहाँ पे जो वर्ड येलो है और वुड है, येलो डिपिक्ट करता है येलो लीव्स को, और उसके बाद जो वुड है इट मीन्स जंगल। तो वो कहता है कि मैं एक जंगल में गया जहाँ पे येलो लीव्स थे। येलो लीव्स क्या डिपिक्ट करते हैं, ऑटम सीजन को, क्योंकि ऑटम के सीजन में जो दरख्तों के पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं एक येलो जंगल में था जहाँ पर 2 रास्ते डाइवर्ज्ड हो रहे थे, यानी कि एक पॉइंट था जहाँ से 2 रास्ते निकल रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वह कहता है कि सॉरी मैं दोनों रास्तों के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। के बाद वो कहता है कि मैं बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहा है और उन रास्तों को देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था, और मैं जज कर रहा था कि कौन से रास्ते को चूज किया जाए, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। वो कहता है कि मैं बहुत देर तक उस रास्ते को देखता रहा, जज करने की कोशिश करता रहा कि कौन सी चॉइस ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा दूर तक नहीं देख सका क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस था और उसके जो रास्ते थे वो सीधे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे। ठीक है, इस वजह से मैं दूर तक नहीं देख सकता था और मैं श्योर नहीं था कि कौन से रास्ते को चूज़ किया जाए। इसके बाद स्टैंजा नंबर 2 में वो कहता है, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। इसके बाद वो स्टैंजा नंबर 2 की फर्स्ट लाइन में कहता है then took the other, यानी कि पोइट ने कौन सा दूसरे वाला जो दूसरा है अदर रास्ता उसको चूज किया, एज जस्ट एज फेयर, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा जज करने की कोशिश की और उसको सही तरीके से जज करते हुए अकॉर्डिंग टू हिज थिंकिंग उसने कहा कि मैंने फेयर होकर जो अदर रास्ता था, अदर पाथ था, मैंने उसको चूज किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वह कहता है शायद ये रास्ता ज़्यादा बेहतर था, वो ये क्लेम करता था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो जो रास्ता जो उसने चूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा ग्रासी था, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास थी। अक्सर ऐसे होता है कि कोई एरिया जो बहुत ज़्यादा ग्रासी होता है लेकिन जहाँ से लोग जाते हैं वो रास्ते बहुत ज़्यादा बैरन लैंड होता है, वहाँ पे ग्रास नहीं होता। तो इस लाइन में वो कहता है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, यानी कि
ये वो इस पाथ में बहुत ज़्यादा ग्रास था, तो ये रिफ्लेक्ट करता है इस आइडिया को कि यहाँ से ज़्यादातर लोग नहीं गए, तो मे बी ये वाला जो रास्ता है वो ज़्यादा अच्छा है। दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर आई हैड बोर्न दैम रियली अबाउट द सेम। वो कहता है कि अब जब मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि शायद दोनों रास्ते एक ही जैसे थे, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसके बाद स्टेंजा नंबर 3 में कहता है एंड वॉज डैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. इसके बाद स्ट्रेंजा नंबर 3 के फर्स्ट लाइन में वो कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स। वो कहता है कि हर सुबह दोनों ही रास्ते इक्वली पत्तों के साथ बड़े होते हैं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पोएम की सेटिंग में जो सीजन है वो ऑटम का सीजन है, ठीक है। ऑटम के सीजन में क्या होता है, पत्ते दरख्तों से नीचे गिरते हैं, येलो होते हैं, लेकिन जब वहाँ से लोग गुजरते हैं तो क्या होता है कि डिकेइंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो इससे क्या होता है इवेंचुअली लीव्स ब्लैक हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि इन पत्तों के ऊपर से अभी तक कोई भी आदमी नहीं गुजरा, इस वजह से इस रास्ते के ऊपर अभी तक कोई भी ब्लैक लीव्स नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। उसके बाद वो कहता है जो पहला रास्ता था शायद उसको मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है, कि मैं किसी और दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं तब उस रास्ते के ऊपर ट्रेवल करूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उसके बाद वो कहता है कि लेकिन ये जो रास्ता मैंने चूज़ किया है ये बहुत ही अलग अलग रास्तों से जाता है। ये एक पाथ के बाद दूसरा पाथ निकलता है, दूसरे के बाद तीसरा निकलता है, और मुझे लगता है आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और वो कहता है कि मुझे शक पड़ता है कि शायद मैं इस रास्ते से कभी वापस आ भी सकूंगा या नहीं। इसके बाद स्टैंजा नंबर 4 में कहता है I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. इसके बाद स्टैंजा नंबर 4 में कहता है Somewhere ages and ages hence, बहुत ही कहीं पर बहुत ही सदियों के बाद मैं किसी को बताऊंगा एक साय के साथ। साय मीन्स अ रिलीफ, अ साय ऑफ रिलीफ, ठीक है। इसके साथ मैं किसी को बताऊंगा टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एक जंगल में दो रास्ते थे जो अलग हो रहे थे, डाइवर्स्ड हो रहे थे, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो कि लेस ट्रेवल्ड था, जहाँ पर लोग कम गए थे, वो रास्ता जो कम लोगों ने चूज़ किया था क्योंकि वो टफ रास्ता था, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी चॉइस ने, मेरी उसी टफ चॉइस ने मुझ में और बाकी सब में डिफरेंस क्रिएट किया, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ठीक है। तो ये थी इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी, ठीक है। अब मैं इस पोएम की फर्दर डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस करूँगी। इस पोएम में द वर्ड रोड इज़ यूज्ड एज अ एक्सटेंडेड मेटाफर। रोड वर्ड एक एक्सटेंडेड मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, किसके लिए, टफ चॉइसेस दैट वी ऑल टेक इन आवर लाइफ्स, ठीक है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस लेता है, चाहे वो खुशी से ले या फिर उदास होकर ले, लेकिन हर इंसान को अपनी लाइफ में सर्टन चॉइसेस को, कुछ टफ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। तो ओवरऑल ये जो टू रोड्स का जो वर्ड है ये एक एज अ एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ हुआ है, किसके लिए, टफ चॉइसेस के लिए अपनी लाइफ में हम लेते हैं। इसी के साथ साथ ये पोएम नेचर ऑफ चॉइसेस को भी डिस्कस करती है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह की चॉइसेस को लेते हैं। समटाइम्स बहुत सिंपल होती हैं, समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा टफ होती हैं, और किस तरीके से वो हमारी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टैंजा। स्टैंजा नंबर 1 में पोइट एक जंगल में है और उसको
दो रोड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो जंगल है वो किस आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है? लाइफ को, यानी कि हम सब की एक लाइफ है, ठीक है। और यहाँ पे जो टू रोड्स हैं ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? चॉइसेस को, डिसीजंस को, जो हम सब अपनी लाइफ में बनाते हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पोएट था वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। क्यों? क्योंकि वो दोनों रास्तों के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे कि वो लाइन नंबर 2 और 3 में कहता है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। ठीक है, मैं दोनों रास्तों के ऊपर नहीं चल सकता, मुझे एक ही रास्ते को चूज़ करना है, एंड बी वन ट्रैवलर। इट मीन्स दैट हमारी लाइफ में हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम हर डिसीजन को ऑप्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिलती है और हमें अपनी उसी लाइफ में एक अच्छे तरीके से वाइज होकर हमें डिसीजंस लेने होते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मल्टीपल लाइफ्स हैं और हम हर रास्ते को ट्रैवल कर सके। जिस तरीके से वो यहाँ पे कहता है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को एक ही तरह से, एक ही वे से लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसकी तरह भी लाइफ को अपनी स्पेंड कर लें, उस तरह से भी अपनी लाइफ को स्पेंड कर दें, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो हम किसी दूसरे की लाइफ को लें और देन उसको ड्राइव करें। नहीं, बल्कि हमारे पास एक ही लाइफ होती है, तो इसलिए हमें वाइजली डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत ही उसको अपने रास्ते को जज करने की कोशिश करता है कि मैं अच्छा एक सही से डिसीजन ले सकूं। लेकिन समटाइम्स हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा पाउंडर करते हैं अपने डिसीजंस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन की लिमिट भी है कि वो जितना मर्जी उसको फोर्स आइट करे, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहती है और उसके जो डिसीजंस हैं वो गलत भी हो सकती हैं और वो सही भी हो सकते हैं। इस तरह से ये स्टैंजा शो करता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस हैं वो बहुत ही पेनफुली और डिफ़िकल्टली लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उन डिसीजंस की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि पोएट देखना चाहता था कि वो रास्ता कहाँ पे जा रहा है, लेकिन वो रास्ता इतना टेंस था और बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं था, इस वजह से उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसके बाद स्टैंजा नंबर 2 में कहता है, देन टुक द अदर थिंकिंग दैट इट मस्ट बी अ गुड डिसीजन। यानी कि उसने बहुत, जितना भी एक इंसान फोर्स आइट कर सकता है अपने किसी भी डिसीजन को, तो उसने उस हद तक देखा और देन उसने एक डिसीजन लिया, थिंकिंग दैट इट मस्ट बी अ बेटर ऑप्शन। उसके बाद उसने कुछ जैसे कि उसने रीजंस बताए, थिंक इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। यानी कि ये कम लोगों ने चूज़ किया हुआ था, ठीक है, इस रास्ते से कम लोग गए थे, तो इट मीन्स दैट वी हैव टू मेड सर्टन टफ चॉइसेस। ठीक है, हम सब की लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स को फेस करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारते हैं, लेकिन एट द एंड उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कामयाब होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस जो अपनी लाइफ में सिंपल डिसीजंस की तरफ जाते हैं, हमेशा ईजी रास्तों की तरफ जाते हैं। ठीक है, हार्डशिप्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ दूसरों की लाइफ से डिफरेंट होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो राइटर है, इसमें जो पोइट है, वो इस आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें सम टाइम्स अपनी लाइफ में टफ चॉइसेस को लेना चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें। इसके बाद स्टैंजा नंबर 3 में वो कहता है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। यानी कि मैं इस रास्ते को जो मैंने छोड़ा है उसको मैं किसी और दिन एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वाई आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यानी कि वो कहता है कि ये जो रास्ता मैंने चूज कर लिया है, मुझे शक है कि मैं शायद इसमें कभी वापस आ भी सकूंगा या नहीं। तो ये इस आइडिया को शो करता है कि लाइफ हमें एक ही दफा मिलती है, हमें एक ही तरीके से, अच्छे तरीके से, वाइजली होके अपनी लाइफ को ड्राइव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरी लाइफ मिलेगी तो हम फिर दूसरे तरीके से उसको चला लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें अपनी जो डिसीजंस हैं उसको वाइजली लेना चाहिए। जैसे कि वो कहता है कि मुझे शक है कि शायद मैं इस रास्ते से कभी वापस भी आ सकूं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी लाइफ गुजार लेता है एट द एज ऑफ 40, 50 और 60, उसके बाद फिर अपनी लाइफ में पॉन्डर बैक करता है अपने जितने भी उसने डिसीजंस लिए होते हैं
और देन वो रिग्रेटफुल होता है। इधर वो रिग्रेटफुल होता है या फिर वो डिलाइट फील करता है कि हाँ उसने अच्छे डिसीजंस लिए। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको हम अनडू नहीं कर सकते, हम चीज़ों को वैसे सही नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें पहले ही अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से ड्राइव करना चाहिए। इस पोएम का जो स्टैंजा नंबर 4 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्टैंजा को लेकर क्रिटिक्स के दरमियान बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में सोरो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए, और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि नहीं वो डिलाइटफुल है, वो सेटिस्फाइड है विद हिज डिसीजंस। तो ये डिसएग्रीमेंट किस वजह से है मैं ये अभी इस स्टैंजा में एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टैंजा नंबर 4 में कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। फर्स्ट लाइन में जो वर्ड साय है ये मेन रीजन है कि क्रिटिक्स के दरमियान डिसएग्रीमेंट है। अब जो साय है इट मीन्स अ रिलीफ, अ साय ऑफ रिलीफ। साय ऑफ रिलीफ अब दो तरह के होते हैं, एक खुशी में भी होता है और एक गम में भी होता है। तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो साय है ये उनके सोरो को रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं वो उनकी सेटिस्फाइड को, जो अपनी लाइफ डिसीजन से वो सेटिस्फाइड है उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान कब किसी परेशानी से निकलता है तो तब भी वो रिलीफ में एक ऐसे सांस लेता है। इसी तरह से जब इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तब भी वो इस तरीके से साय करता है। इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। यहाँ पे जो समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, यहाँ पे वो कह रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बताऊंगा समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, यानी कि यहाँ पे वो किसको बताएगा? मे बी हेयर ही इज एड्रेसिंग विद हिज ऑडियंस, क्योंकि अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनकी डेथ हुई थी 1963 में, ठीक है, और तब से आज अभी हम ये पोएम पढ़ रहे हैं और आगे भी लोग पढ़ेंगे, यानी कि एजेस एंड एजेस। तो वो यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर रही हैं कि मैं उनको बताऊंगा कि इन अ जंगल दो रास्ते थे जो डाइवर्ज्ड हो रहे थे और मैंने कौन सा रास्ता चूज किया था, वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अगर हम स्टैंजा नंबर 4 में जो क्रिटिक्स के दरमियान डिसएग्रीमेंट है इस पॉइंट को लेकर, उस पॉइंट के बारे में बात करें कि क्या ये पोएम पॉजिटिव रिएक्शन है या फिर नेगेटिव रिएक्शन है। मैंने पोएम के स्टार्ट में, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ऑटोबायोग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्रिटिकल एनालिसिस में हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर हम इस पोएम को नेगेटिव वे में देखें तो ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ जो पोइट है वो सेटिस्फाइड नहीं है विद हिज लाइफ डिसीजंस, ठीक है। और अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें इट मीन्स कि द पोइट वाज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ डिसीजंस, ठीक है। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ हिस्ट्री को देखें, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस की ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इन अमेरिका, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, एक टर्निंग डिसीजन था, एक हार्ड डिसीजन था, वो लिया और वो अमेरिका में मूव कर गई, ठीक है। किसी भी इंसान के लिए इजी नहीं होता कि वो अपनी एक जगह में सब कुछ बेचकर, ठीक है, अपना सब कुछ बेचकर, एक एक चीज़ बेचकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर किसी और जगह पे मूव कर जाए। ये बहुत ही टफ डिसीजन होता है। उसके बाद फिर उन्होंने जब ये डिसीजन लिया तो वो अमेरिका में गए, तो उसका क्या रिजल्ट था, उसका क्या आउटकम था, वो था पॉजिटिव। वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, उनको बहुत ज़्यादा फेम मिली, उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली वहाँ पर। तो अगर हम इसको पोएम को नेगेटिव वे में लिखें तो ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ पर फिट नहीं होती, क्योंकि हम जितना मर्जी भी कह लें आज मॉडर्न एज में द ऑथर इज डेथ और वट एवर, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक राइटर अपनी पोइट्री लिखता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी लाइफ की डिपिक्शन ज़रूर होती है। तो अगर हम ख़ासतौर पे इस पोएम के अगर हम एग्जैक्ट और ट्रू इंटरप्रिटेशन को हम देखना चाहें तो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ हिस्ट्री को देखना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मुझे जो लगता है कि ये एक पोएम पॉजिटिव वे में लिखी गई है, ना कि नेगेटिव वे में, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ऊपर के जो 3 स्टैंजास हैं वो उस टाइम पीरियड को डिपिक्ट करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में,
ठीक है। इंग्लैंड में थे, कोई भी उनके वर्क्स को पब्लिश नहीं कर रहा था, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में थे, ठीक है। देन उन्होंने एक डिसीजन लिया, तो फिर वो अमेरिका गए और देन ही गॉट देयर रिकग्निशन। तो फर्स्ट 3 स्टैंजास उस स्ट्रगलिंग पीरियड को रिफ्लेक्ट करते हैं, और फोर्थ स्टैंजा उस टाइम पीरियड में लिखा जब उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली, उनको फेम मिला और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट इन अमेरिका एज वेल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर के जो 3 स्टैंजास हैं वो उनके स्ट्रगलिंग पीरियड को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लास्ट स्टैंजा है वो उनका जो सक्सेसफुल जो टाइम पीरियड था उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से स्टैंजा नंबर 4 में कहता है, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, विद अ रिलीफ, कि मैंने वो वाला रास्ता चूज़ किया जो था लेस ट्रैवल्ड, और इसी रास्ते की वजह से मेरी लाइफ में और बाकी सबकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 नोबेल प्राइजेस मिले थे, लेकिन बाकी जो जितनी भी राइटर्स हैं उन सबको मुश्किल से 1 नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है। तो मे बी उन्होंने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो अपनी लाइफ में जो टफ डिसीजंस लिए थे, तो ये उसका ही रिजल्ट था। तो ये मेरा ओपिनियन है कि ये पोएम एक पॉजिटिव वे में लिखी गई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये एक रिग्रेटफुल पोएम है या फिर एक सोरोफुल पोएम है, ठीक है, तो आप वो भी इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन कम अप विथ योर ओन आर्गूमेंट्स, ठीक है। क्योंकि हम खाली ओपिनियंस नहीं दे सकते, वी हैव टू कम अप विद एविडेंसेस। मैंने यहाँ पर अपना एक ओपिनियन दिया और मैंने उसके साथ साथ उसको एक एविडेंस भी दिया फ्रॉम हिज लाइफ, ठीक है। तो आप इसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन लिटरेचर में हम लोग सिंपल ओपिनियंस नहीं देते, हम लोग देते हैं साथ में आर्गूमेंट्स भी और साथ में एविडेंस भी, ठीक है। अब अगर हम इस पोएम की मेजर थीम्स के ऊपर बात करें, वैसे तो इस पोएम का जो मेजर थीम है वो है टफ चॉइसेस, ठीक है, जो हम सब अपनी लाइफ में लेते हैं। बट इसी के साथ साथ कुछ माइनर थीम्स भी हैं इस पोएम में, जैसे कि अनसर्टेनिटी, ठीक है। हम सब की लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है जो कि टर्निंग पॉइंट होता है किसी की भी लाइफ का। के साथ साथ इंडिविजुअलिज्म का बहुत ज़्यादा थीम हमें नज़र आता है कि किस तरीके से हमें इंडिविजुअली अपनी लाइफ को ड्राइव करना चाहिए, हमें सर्टेन डिसीजंस को लेना चाहिए, हमें लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सोच के मुताबिक वाइजली हमें उन डिसीजंस को, उन चॉइसेस को ऑप्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ नॉन कन्फॉर्मिटी का थीम भी हमें इस पोएम में मिलता है, जैसे कि वो कहता है कि मैंने वो वाला रास्ता चूज़ किया जो कि लेस ट्रैवल्ड था। तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा वो वाली चॉइसेस नहीं करनी चाहिए जो कि सब लोग करते हैं, ठीक है। समटाइम्स हमें अपनी अक्ल से, अपने शऊर से भी हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अगर सब कुछ जो लोग कर रहे हैं वही ठीक है, नहीं, बल्कि समटाइम्स हमें लोगों से अलग होके यूनिक वे में भी कुछ करना चाहिए। तो इस पोएम में हमें नॉन कन्फॉर्मिटी का भी थीम नज़र आता है। तो बेसिकली ये 4 जो है मैंने आपको थीम्स बताए हैं, ये इस पोएम में नज़र आते हैं। टफ चॉइसेस, अनसर्टेनिटी, इंडिविजुअलिज्म एंड नॉन कन्फॉर्मिटी। तो ये थी आज की पोएम। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन अगर इसके बावजूद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो कोई भी सजेशन है, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो प्राइम पर्पस है वो है आप लोगों को असिस्ट करना, आप लोगों के लिए काम करना। तो आप लोगों की सजेशंस बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं मेरे लिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।